Dear students of English from class 9 up to class 12 and the aspirants of competitive exams of English, we welcome you in our basic class lecture 1 that is based on narration. This lecture is a bilingual lecture in which you will understand in Hindi and English as well. आज के इस लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है वो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच जिसको हम नरेशन के नाम से जानते हैं, और नरेशन दो तरह की होती है जैसे कि आपने सुना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट किसे कहते हैं? डायरेक्ट नरेशन वह होती है जिसमें स्पीकर लिसनर से सीधे सीधे बात करता है। इनडायरेक्ट में थर्ड पर्सन इंक्लूड होता है और उस बात को करता है जिसमें पर्सन्स बदले जाते हैं और टेंस भी बदल जाता है। आइए सबसे पहले आज हम अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं बोर्ड में आए हुए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस से जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी देखने को मिलते हैं। इस क्लास के बाद आप हमारे अगले लेक्चर में देखेंगे कि ये सारे चेंजेस हमने किन किन रीज़न से किए थे और इस तरह के और कौन कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं। आइए अब शुरू करते हैं लेक्चर नंबर वन में सेंटेंस नंबर 1 से। हमारा सेंटेंस है आई सैड टू हिम हाउ ओल्ड आर यू। जब हमारा जो कॉमास के अंदर का पार्ट है, जब यह पार्ट आपका क्वेश्चन में होता है तो आप क्या करते हैं, आपको सैड टू की जगह आज लगाना पड़ता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये वाला पार्ट आपका कॉमास में बंद होता है और कॉमास में जो पार्ट बंद होता है वह पार्ट रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है और वह पार्ट जो आपका कॉमास के बाहर होता है वह रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब आई सेड टू हिम है और रिपोर्टेड स्पीच हाउ ओल्ड आर यू है। तो यहाँ पर जो सेड टू लिखा है अंदर यदि आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है तो आप यहाँ पर आस्क्ड कर देते हैं। तो इस तरह से आई आस्क्ड हिम, जो वर्ड्स या जो पार्ट्स हमने बदले हैं हमने उनको ग्रीन कलर से लिख दिया है। तो यहाँ पर हमने देखा अगर सैड के बाद टू आता है और इनसाइड ऑफ द कोटेशन मार्क्स या इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अगर क्वेश्चन है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो हम सैड को और सैड टू दोनों को ही आज में बदल देते हैं और टू हटा देते हैं और दैट की जगह पर हाउ आता है। और अगर हेल्पिंग वर्ब और क्वेश्चन वर्ड के बीच में कुछ एक्स्ट्रा लिखा होता है तो हेल्पिंग वर्ब से पहले का जितना भी पोर्शन होता है वो एज इट इज़ लिखते हैं और सब्जेक्ट को हम हेल्पिंग वर्ब से पहले लगाते हैं। ये जो यू है सेकंड पर्सन हिम के अनुसार हमने ही कर दिया और इस आर को वॉज के रूप में ही के लिए बाद में लिख दिया गया। इस तरह से आपका सॉल्यूशन हुआ आई आस्क्ड हिम हाउ ओल्ड ही वॉज। इसके बाद हमारा दूसरा लेक्चर है, दूसरा सेंटेंस है ही सैड टू अर इज़ ह्यूमन। यूँ तो आप जानते हैं कि जब आपका ये प्रिंसिपल क्लोज या आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में बदल जाती है, लेकिन अगर आपका कॉमास के अंदर कोई यूनिवर्सल फैक्ट, कोई साइंटिफिक फैक्ट, कोई भी प्रोवर्बियल लाइन, कोई कहावत अंदर आती है तो आप उसको नहीं बदलते। तो यहाँ पर टू अर इज़ ह्यूमन आपका जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो निकलता है कि गलती इंसान से ही होती है। ये बात सच है। आप इसको यूनिवर्सल ट्रूथ के रूप में ले सकते हैं और यह एक प्रोवर्बियल लाइन भी हो सकती है। तो आप कहेंगे ही सेड दैट टू अर इज़ ह्यूमन, तो हम यहाँ पर दैट सीधे सीधे लगा देते हैं और टेंस नहीं बदलते। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि सेंटेंस नंबर 3 में ही सेड टू हिज फ्रेंड प्लीज़ कम अगेन। ये जो हमारी क्लास है इसमें हम डायरेक्टली आपको बोर्ड के और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर्स में आए हुए उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हमने रूल्स की ज़्यादा बात नहीं की है बल्कि इनका सीधा सीधा सॉल्यूशन हम यहाँ समझा रहे हैं। इनके रूल्स से संबंधित डिटेल्ड लेक्चर्स आप भविष्य में देखेंगे और उन लेक्चर्स को प्राप्त करने के लिए प्लीज़ हमारे इस चैनल और इसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
अगर ये लेक्चर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इन बोर्ड प्रैक्टिस सेट्स में जो ये क्वेश्चंस आए हैं, आइए उसको एक बार फिर रिज्यूम करते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 से। ही सेड टू हिज फ्रेंड प्लीज़ कम अगेन। तो जब भी आपका प्लीज़ आता है आप रिक्वेस्टेड करते हैं सेड या सेड टू की जगह पर। अगर अकेला सेड आया है और टू नहीं लगा हुआ तो भी आप रिक्वेस्टेड करते हैं, और टू होता है तो हटा देते हैं। इसके बाद आपने लिसनर लिखा, जो बोलता है उसे हम स्पीकर कहते हैं और जो सुनता है उसे हम लिसनर कहते हैं। और प्लीज़ आने पर हम कॉमास की जगह पर टू लगाते हैं, प्लीज़ वर्ड हटा दिया जाता है, प्लीज़ की जगह सेड टू के स्थान पर हमने रिक्वेस्ट कर दिया और फर्स्ट फॉर्म हमने एज इट इज़ लिख दी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर हम आते हैं। डू नॉट वेस्ट योर टाइम सेड ही। स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन्वर्टेड कॉमास जो लगे हैं अब की बार बिगिनिंग में आ गए, सेड पीछे चला गया, तो सेड के बाद आने वाला वर्ड तो लिसनर होता है, लेकिन ये लिसनर जब होगा जब ये टू के बाद लिखा हुआ होगा, जैसे कि सेड ही टू मी। लेकिन यहाँ पर जो ही है ये स्पीकर है और स्पीकर हमेशा नॉर्मलाइज किया जाता है, इसको आपको पहले लाना है। अर्थात आप इसको पहले ही सेड करके नॉर्मल लिखेंगे, फिर इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। जब आपका सेंटेंस इनसाइड इन्वर्टेड कॉमास इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में आप सेंस के अकॉर्डिंग ही, ऑर्डर्ड या एडवाइज लगाते हैं, और डू नॉट वेस्ट योर टाइम में ऑर्डर्ड और एडवाइज दोनों यहाँ पर सूटेबल हैं, कोई सा भी एक आप चुन सकते हैं। और अगर डू नॉट बिगिनिंग में आ जाए तो डू नॉट की जगह नॉट टू, नेवर की जगह नेवर टू, ऑलवेज की जगह ऑलवेज टू आप लिखते हैं और सारा जो पार्ट है फर्स्ट फॉर्म के साथ कॉपी करते हैं। और अगर मान लीजिए आपका ही जो है स्पीकर है और यहाँ लिसनर नहीं है तो यू, क्योंकि लिसनर के अकॉर्डिंग बदला जाता है, लिसनर न होने पर आप लिसनर को मी या हिम मान सकते हैं। तो कोई भी एक माई या हिज आप यहाँ पर यू को एज्यूम करके अपने आप से चेंज कर देंगे और रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस लिखकर फुल स्टॉप लगा देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आपका क्वेश्चन है, माई फ्रेंड सेड टू मी लव इज़ ब्लाइंड। तो लव इज़ ब्लाइंड जो है एक प्रोवर्बियल लाइन है, लोग इसे बोलते हैं और इस तरह की बात कह कर के कुछ समझाया जाता है। तो आप इसे एक ऐसा स्टेटमेंट ले सकते हैं जो जगत जाहिर है, जो कि सर्वविदित है या सच है। तो इसको आप प्रोवर्बियल लाइन होने की वजह से आप एज इट इज़ छोड़ देंगे, इसका टेंस नहीं बदला जाएगा और सेड टू की जगह पर आपने टोल्ड कर देना है। तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट लव इज़ ब्लाइंड। जो भी लोकोक्तियाँ होती हैं या सूक्तिपरक वाक्य होते हैं उनको एज इट इज़ छोड़ दिया जाता है, उनका टेंस नहीं बदला जाता और ज़रूरत हो तो पर्सन भी नहीं बदलते हैं। यहाँ तो पर्सन दिया हुआ नहीं है तो हमने एज इट इज़ टेंस यहाँ छोड़ दिया है। हमने सेड टू की जगह पर टोल्ड किया और कॉमास हटाकर दैट लगाया। जितने भी इस तरह के चेंजेस हैं वो हमने ग्रीन कलर से किए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हम देख रहे हैं कि हमारे सामने क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल सेड इन्वर्टेड कॉमास बिगिन बॉयज़ कॉमा स्टैंड अप। तो अब यहाँ पर जो भी नाउन या प्रोनाउन यहाँ कॉमा के बाद लगता है तो इसको लिसनर आप मानिए और इसे सेड के बाद एडजस्ट कर दीजिए। यानी द प्रिंसिपल सेड टू द बॉयज़, तो इस तरह से लिखा जाएगा, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द बॉयज़ टू स्टैंड अप। यहाँ से टू ऐड हो जाएगा, एज इट इज़ उतर जाएगा और बॉयज़ एज ए लिसनर बाहर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में हम देख रहे हैं, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स इज़ दिस द मेथड टू सॉल्व दिस सम। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो सम की स्पेलिंग है, इसे जो स्पेलिंग होती है वह SUM होती है। तो यहाँ भी आप जो स्पेलिंग है इसे सही कर लेंगे, सम, ये आपकी स्पेलिंग है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे द टीचर आज द स्टूडेंट। अब जब आपके कॉमास के अंदर यहाँ पर आप देखते हैं कि कोई भी क्वेश्चन आता है
तो इस क्वेश्चन को हमें ये देखना होता है कि उसके अंदर कोई क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है या नहीं। अगर क्वेश्चन वर्ड नहीं दिया हुआ तो आप इफ़ या वेदर लगाते हैं। अब इस क्वेश्चन में हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें मिला है इज़ दिस मेथड टू सॉल्व दिस सम। तो यहाँ पर हमने पाया कि जो क्वेश्चन है ये यस या नो में आंसर दिया जाने वाला है। अब यस या नो के आंसर दिए जाने वाले क्वेश्चन को हम किस तरह से इनडायरेक्ट बनाते समय यूज़ करते हैं। हम इसके अंदर चूँकि यहाँ पर दैट लगाया नहीं जा सकता, क्वेश्चन वर्ड दिया गया नहीं है, तो अपने पास से इफ़ या वेदर लगा लेते हैं। अगर यहाँ पर कोई क्वेश्चन वर्ड यूज़ किया हुआ होता तो वह यहाँ इफ़ और वेदर की जगह यूज़ किया जा सकता था। तो अब हमारा यहाँ आंसर बना द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स इफ़ और वेदर दैट वाज द मेथड टू सॉल्व दैट सम। तो यहाँ पर आपने क्या किया कि सम को सम पर सेंटेंस पूरा किया और ये जो दिस है उसको आपने दैट कर दिया, क्योंकि जब आप नरेशन बदलते हैं तो दिस को दैट में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, नाउ को देन में, इस तरह से एडवर्ब्स को चेंज किया जाता है। इसके बाद आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में आई सेड टू द टीचर सर प्लीज़ एक्सप्लेन दिस स्टैंजा अगेन। यहाँ पर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं और इम्पेरेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट आने पर आप प्लीज़ आने पर रिक्वेस्टेड का यूज़ करते हैं सैड टू और सैड की जगह पर। तो इस तरह से आपका सेंटेंस हुआ आई रिक्वेस्टेड द टीचर, और जो सर या मैडम यहाँ पर वर्ड्स यूज़ होते हैं उसके लिए आप रेस्पेक्टफुली या विद रेस्पेक्ट लगाते हैं और टू लगाकर फर्स्ट फॉर्म लगाकर रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस एज इट इज़ आप उतार देते हैं। इसके बाद आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन है द स्पीकर सेड इन्वर्टेड कॉमास बिगिन ट्रीज प्रिवेंट द सॉइल इरोजन। तो यहाँ पर जो है दा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किसी भी प्रोवर्बियल लाइन में इस तरह से आर्टिकल की आवश्यकता नहीं होती। तो हमारा सेंटेंस हुआ द स्पीकर सेड ट्रीज प्रिवेंट सॉइल इरोजन, यानी जो पेड़ हैं या घास है वो मिट्टी के कटाव को रोकती है। तो ये सच बात है। तो ट्रूथ होने की वजह से हम द स्पीकर सेड दैट एज इट इज़ लिख देंगे और इसके अंदर बिना कोई टेंस परिवर्तित किए एज इट इज़ लिख देंगे। चूँकि हमने आपको अभी बताया था कि जब भी हमारा कोई जो रिपोर्टेड स्पीच है वह किसी यूनिवर्सल फैक्ट, किसी साइंटिफिक फैक्ट पर आधारित होती है या प्रोवर्बियल लाइन होती है या कोई लोकोक्ति आधारित होती है, तो उसका टेंस परिवर्तित नहीं किया जाता और दैट लगाकर एज इट इज़ लिख दिया जाता है। इसके बाद हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 क्वेश्चन कहता है शी सेड लेट अस प्ले नाउ। तो जब भी आपको लेट अस दे दिया जाए, लेट अस, तो इस लेट अस को आप कैसे यूज़ करते हैं? इस लेट अस को आप दैट दे शुड में बदल देते हैं और सैड को सजेस्टेड कर देते हैं। इसी क्वेश्चन से संबंधित कुछ दूसरी बातें भी यहाँ पर बता देना ज़रूरी है कि यदि यहाँ पर आपका शी की जगह कोई फर्स्ट पर्सन आता है तो फिर आप यहाँ वी शुड करते हैं दैट दे शुड की जगह पर। फर्स्ट पर्सन का मतलब है आई या वी में से कुछ भी आए तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? आप यहाँ पर वी शुड करेंगे। और लेटस आने पर यह दैट दे शुड या दैट वी शुड करना ज़रूरी होता है और सेड की जगह पर सजेस्टेड लिखा जाता है, एडवाइज्ड नहीं लिखा जाता। और नाउ की जगह देन आपने किया। ये नाउ इस बात पर डिपेंड करता है कि अगर आया है तो देन होगा और नहीं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको नहीं लिखना है। यहाँ सेड के बाद अगर टू आता है, मान लीजिए आपका सेंटेंस होता है ही सेड टू मी, शी सेड टू मी, तो आप लिखेंगे इस सेड टू को सजेस्टेड टू में। लेटस वाले सेंटेंस में सेड टू का टू नहीं हटता, सेड सजेस्टेड में होता है, टू अपनी जगह रहता है। तो आपका सेंटेंस होता शी सजेस्टेड टू मी दैट वी शुड प्ले, क्योंकि हमारे जो पार्ट बिना कॉमास के हैं यदि उसमें आई और वी, मी और अस आ जाएं एज ए स्पीकर और लिसनर तो फिर हम दैट वी शुड करते हैं। अगर थर्ड पर्सन रहता है स्पीकर और लिसनर पर
तो हम दैट दे शुड करते हैं। ये आपने याद रख लेना है। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। एक तो ये है कि आप सारे रूल्स को गहराई से सीखें, और दूसरा आप डायरेक्ट अप्रोच अपनाएं। डायरेक्ट अप्रोच मीन्स कि लेटर्स लगाने पर दैट दे शुड या दैट वी शुड करते हैं, और सेट की जगह पर सजेस्टेड लगाया जाता है। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में हमने देखा कि एक अलग ही तरह का सेंटेंस है। आई सेड टू देम गुड बाय फ्रेंड्स। तो गुड बाय विदाई होती है, और विदाई को हम बेड कहते हैं। जब हम किसी को कोई बात बताते हैं तो वहाँ पर टोड लगाया जाता है, सैड लगाया जाता है। लेकिन जब विदाई की बात हो तो इस सैड एक्सप्रेशन को विदाई की वर्ड में हम यहाँ चेंज करेंगे, या आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि गुड बाय आने पर आपने सेड टू की जगह या सेड की जगह बेड लिखना है। अब ये कहते हैं कि देम और माई फ्रेंड्स एक हैं, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं आई बेड देम, और देम कौन है, फ्रेंड्स हैं, तो आई बेड माई फ्रेंड्स गुड बाय। तो इस तरह से आप देम या माई फ्रेंड्स में से कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं, चूँकि ये यहाँ पर लिखा है। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में है व्हाट डू यू वांट ही सेड टू हर। तो आपने ये जो आपका पार्ट विदाउट कॉमाज है, जो रिपोर्टिंग वर्ब है, इसको आप बिगिनिंग में लाएंगे, रिपोर्टेड स्पीच को बाद में ले जाएंगे, और कॉमास वाला पार्ट क्वेश्चन में होने की वजह से आप उसको रिपोर्टिंग वर्ब में आस्क्ड का यूज़ करेंगे। तो ही आस्क्ड हर, इट मीन्स जहाँ पर लिसनर और स्पीकर वाला जो पार्ट है उसमें आस्क्ड आ गया, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आ गया। सब्जेक्ट आपको हमेशा पहले लिखना होता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट को आप पास्ट इंडेफिनिट में बदल देते हैं। इस तरह से आपका जो सेंटेंस इनडायरेक्ट में यहाँ तैयार हुआ वह है ही आस्क्ड हर व्हाट शी वांटेड। अब आपको एक बार फिर बता दें कि जब हमारे क्वेश्चन में क्वेश्चन वर्ड आता है, हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड आता है, तो हम कुछ क्वेश्चन वर्ड को दैट की जगह पर यूज़ करते हैं। लेकिन जब हमारे इस सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड नहीं आता तो हम इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं। वो आप इस सेंटेंस में देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है अगले क्वेश्चन में, ही सेड यू मस्ट वर्क हार्ड। ये आप जानते हैं कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब मीन्स वह पार्ट जो कॉमास से बाहर है, या स्पीकर और लिसनर वाला पार्ट है, इसमें अगर पास्ट है तो अंदर पास्ट टेंस बदलता है, लेकिन मस्ट का टेंस नहीं बदलता, केवल पर्सन अगर रिक्वायर्ड है तो बदलेंगे। इस तरह से हमारा सेंटेंस होगा ही सेड दैट। यू जो है यहाँ पर आप एज्यूम कर लीजिए कि ही ने मुझसे कहा या ही ने मुझसे कहा। वैसे ग्रामेटिकली ऐसा कहा जाता है कि अगर लिसनर नहीं दे रखा है तो आप ही मान लें, आप मी भी मान सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इसलिए अपने आप से यू को लिसनर के अकॉर्डिंग ही और आई में बदल लिया, और हमने लिखा ही सेड दैट ही या आई मस्ट वर्क हार्ड। मस्ट का वर्ब, मस्ट का टेंस आपने नहीं बदला है। द टीचर सेड टू राम स्टैंड अप। ये ऑर्डर है, और ऑर्डर में आप क्या करते हैं, आप ऑर्डर लगाया, सेड टू आपने हटाया, टू हटा दिया है, सेट की जगह ऑर्डर आया, ऑब्जेक्ट यानी लिसनर आपने एज इट इज लिखा, और टू लगाकर फर्स्ट फॉर्म ये जो भी आगे पार्ट है वो सारा लिख दिया। और क्या हुआ कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा, यहाँ दैट नहीं लगेगा। तो इस तरह से हमारा आंसर हुआ द टीचर ऑर्डर्ड राम टू स्टैंड अप। इसके बाद हम आते हैं सेंटेंस नंबर 16 पर। सेंटेंस नंबर 16 पर हमने देखा कि ही सेड टू मी यू ऑट टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स। ही सेड टू मी, अब यहाँ पर हमने देखा कि ऑट टू आया हुआ है, ऑट टू मॉडल है, और ऑट टू से पहले यहाँ अगर बाहर पास्ट आ जाए तो ऑट टू भी मस्ट की तरह से नहीं बदलता है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने किया ही टोल्ड मी दैट। यू सेकंड पर्सन है जो कि मी के पास आएगा और फर्स्ट पर्सन में आई में बदल जाएगा। आई ऑट टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स। आपने ऑट टू का टेंस नहीं बदलना होता, ऑट टू ही रहता है। तो इस तरह से आपका आंसर हुआ इनडायरेक्ट स्पीच में ही टोल्ड मी दैट आई ऑट टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इस डायरेक्ट सॉल्यूशन को आपने समझा, और चूँकि ये क्वेश्चन सारे बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th यूपी बोर्ड में आए हुए हैं, और ये CBSE बोर्ड
के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं और किसी भी बेसिक एग्जामिनेशन ऑफ किसी भी बेसिक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो ये थी डायरेक्ट अप्रोच इनको सीधे सीधे से जान लेने की कि इनका सॉल्यूशन क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चंस को पूरे रूल्स के साथ, सारे रीजंस के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ आप अगले लेक्चर से हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के साथ जुड़िए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह के सारे लेक्चर्स हमारी अगली सीरीज़ में आपके सामने आने वाले हैं। और आपको ये लेक्चर्स यूज़फुल लगते हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपको मोटिवेशन हमें अपने इस टीचिंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने में सहायक होगा। Thanks for being with us. Thanks for watching our videos. Thanks a lot.